नमस्कार सभी इतिहास प्रेमियों का अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज चर्चा के लिए जो विषय चुना है वह विषय है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था भारत के सामाजिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत के सामाजिक इतिहास में उसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि वैदिक काल में प्रारंभ हुआ और वैदिक काल में प्रारंभ होकर आज तक यह पूरे भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय समाज का विभाजन किया गया 4 वर्णों में। इस विभाजन का आधार क्या था और ये विभाजन कब से प्रारंभ हुआ, ये विभाजन क्यों किया गया, इन सब की चर्चा हम आज करेंगे। मित्रों, मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ ही धीरे धीरे उसका सामाजिक संगठन भी बनने लगा, उसका भी निर्माण होने लगा समय के साथ साथ। पहले मनुष्य जब प्रागैतिहासिक काल में था तो प्रागैतिहासिक काल में जो अवशेष हमें प्राप्त होते हैं उन अवशेषों के आधार पर हम उस समय के सामाजिक वर्गों का अनुमान कर सकते हैं। हालांकि हमें उस विषय में कोई बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं प्राप्त होती है, लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, मनुष्य और अधिक प्रगति करता गया, वैसे वैसे जो सामाजिक व्यवस्था थी वो स्पष्ट होती गई। सैंधव काल में अगर हम उस समय के सामाजिक संगठन को देखें तो वहाँ भी जो अवशेष खुदाइयों में हमें प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर हम देखते हैं कि उनके समाज में भी पुरोहित, व्यापारी, कारीगर तथा योद्धाओं के वर्ग थे, जो कि उस काल के अवशेषों से प्रकट हैं। अब हम वैदिक काल की बात करते हैं, खास करके सबसे पहले ऋग्वेद की काल की बात करेंगे। मित्रों, जब आर्य लोग भारत में आए तो वे 3 सामाजिक वर्गों में विभक्त थे: योद्धा अथवा कुलीन वर्ग, पुरोहित वर्ग एवं सर्वसाधारण वर्ग। उस समय के समाज का अगर हम अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि उनमें वर्ण चेतना बिल्कुल भी नहीं थी। ऋग्वेद के एक मंत्र से हमें ज्ञात होता है, यह मंत्र जो है ऋग्वेद के 9वें मंडल में आता है, जिसमें लिखा है कि मैं चारण हूँ, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता आटा पीसती थी, हम सभी धन और पशु की कामना करते हैं। यानी मैं चारण हूँ, चारण मतलब कवि, मैं चारण हूँ, मेरा पिता वैद्य है एवं मेरी माँ अनाज पीसती है, हम सभी धन और पशु की कामना करते हैं। तो इस तरह से ऋग्वेद के 9वें मंडल के इस ऋचा से यह पता चलता है कि व्यवसाय का निर्धारण जन्म से नहीं होता था, अपितु व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता रहती थी। व्यवसाय पैतृक नहीं थे और न ही कोई ऐसे नियम थे जो विवाह संबंधों को इन वर्गों के भीतर ही सीमित करते हों अथवा यह बताते हों कि किसके साथ खान पान का संबंध रखना चाहिए और किसके साथ खान पान का संबंध नहीं रखना चाहिए। ये सब बातें नहीं थी। पूरी व्यवसाय चुनने की पूरी स्वतंत्रता थी। तो समाज का 3 वर्गों में विभाजन केवल सामाजिक एवं आर्थिक सुविधा के लिए था। इस प्रकार का वर्गीकरण भारत के बाहर भी देख सकते हैं। अगर हम भारत के बाहर के देशों का इतिहास पढ़ें तो हम पाते हैं कि अनेक प्राचीन सभ्यताओं में, जैसे चीन में, ईरान में भी हमें इस तरह का वर्गीकरण दिखाई पड़ता है। ऋग्वेद काल में
समाज के दो प्रमुख वर्गों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, आर्य वर्ण एवं दास वर्ण। विद्वानों का मत है कि ऋग्वेद में दास अनार्यों को कहा गया है। वर्ण की दिशा में यह पहला कदम उठाया गया जब आर्यों ने दासों को सामाजिक परिष्कृति से बहिष्कृत कर दिया। संभवतः उन्होंने ऐसा इस भय से किया हो कि दासों के साथ घुलने मिलने से उनका जो आर्यत्व है वह समाप्त हो जाएगा, यानी वे उनके आर्यत्व को ग्रहण लग जाएगा, एक तरह से उनका आर्यत्व जो है वो दूषित हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष रूप से यह अंतर रंग का था। दास काले रंग के और भिन्न संस्कृति के हुआ करते थे। वर्ण का अर्थ होता है रंग। इस काल में रंग पर बल दिया जाता रहा और अंततः इसकी जड़ें उत्तर भारत की आर्य संस्कृति में बहुत गहरी जम गईं। मित्रों, इसीलिए प्रारंभिक विभाजन आर्यों एवं अनार्यों के बीच था और आर्य द्विज अर्थात 2 बार जन्म लेने वाली जाति थी। एक बार उसका भौतिक जन्म होता था और दूसरी बार उसका जन्म वर्ण स्थिति में होता था। तो वर्ण स्थिति में जब वो दीक्षित किया जाता था तो उसका दूसरा जन्म होता था। तो इस तरह से जो द्विज होते थे उनके अंतर्गत जो है प्रथम तीर्ण वर्ण आते थे, जो 2 बार जन्म लेने वाली जातियां थी, जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य इत्यादि होते थे। चौथे वर्ण में शूद्र आते थे, जिनका जन्म आर्यों एवं दासों के मिश्रण से हुआ था। तो प्रारंभ में अगर ये देखा जाए तो समाज जो है वो 4 वर्णों में विभक्त नहीं था, लेकिन ऋग्वेद में आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि एक पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। तो जिसे वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। अभी हमने रंग के सिद्धांत की बातचीत की, तो रंग के बाद वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति है वो बड़ी विवादास्पद है। इसमें विद्वानों में बड़ा मतभेद है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कब हुई। ये आर्यों के भारत में आने के पहले हो चुकी थी या भारत में आने के बाद हुई। तो फिलहाल ऋग्वेद में एक 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है उसमें सबसे पहले 4 वर्णों का उल्लेख आता है। वो सूक्त है कि ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीद बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इस बात का उल्लेख है कि देवताओं ने आदि पुरुष के 4 भाग किए। ब्राह्मण उसका मुख था, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीद, ब्राह्मण उसका मुख था, और राजन्य बाहु राजन्य कृतः, और राजन्य उसका बाहु था। उरु तदस्य यद वैश्य, उरु माने जंघा होता है, तो जंघा वैश्य थे तथा शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए थे। पदभ्याम शूद्रो अजायत, शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए थे। इसका लाक्षणिक अर्थ कुछ और है। इसका लाक्षणिक अर्थ यह लगाया गया है कि आदि पुरुष ने मनुष्य मात्र को शिक्षा देने के लिए ब्राह्मणों की, उसकी रक्षा करने के लिए क्षत्रियों की, मनुष्यों को भोजन हेतु वैश्यों की
तथा उपर्युक्त 3 वर्णों की सेवा करने हेतु शूद्रों की सृष्टि की। तो उपर्युक्त लाक्षणिक अर्थ से यह स्पष्ट है कि यहाँ आदि पुरुष को सृष्टि या समस्त सामाजिक संगठन का प्रतीक माना गया है। तो मित्रों, यह भी उल्लेखनीय है कि चारों वर्णों को विराट पुरुष का ही अभिन्न अंग मानकर उनकी अंततोगत्वा एक दूसरे से अभिन्नता और पारस्परिक निर्भरता यहाँ प्रदर्शित की गई है। ये सभी वर्ण एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं और बिना एक दूसरे के इनका काम नहीं चल सकता। वर्ण व्यवस्था की दैवी उत्पत्ति की कल्पना के पीछे धर्मशास्त्रों, पुराणों आदि में इसके पीछे इसका पर्याप्त समर्थन है। इसलिए यह मत ऋग्वैदिक काल से ही चला आ रहा है। हालांकि इस पर बहुत बहस होती है, बहुत तरह तरह से विद्वान लोग जो है इस पुरुष सूक्त की व्याख्या करते हैं। ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से इसलिए बताई गई क्योंकि उसका सारा काम मुख से ही होता था। क्षत्रियों की उत्पत्ति भुजाओं से इसलिए हुई थी कि युद्ध वगैरह लड़ने का कार्य वो अपनी भुजाओं से करते थे। ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन वगैरह का कार्य करता था, मंत्रोच्चार का कार्य करता था, तो वो मुख से करता था। अच्छा, और इसी तरह से शत्रुओं की रक्षा भुजाओं से करते थे क्षत्रिय लोग। वैश्यों का उद्भव जंघा से बताया गया है क्योंकि वैश्य लोग जो है वो मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते थे और कृषि करना, व्यापार करना, ये सब उनका कार्य था, पशुपालन करना। तो इसलिए जो है उनकी उत्पत्ति जंघा से बताई गई। शूद्रों की उत्पत्ति पैरों से बताई गई है और वो इसलिए कि वे सेवा करके 3 वर्णों और समाज को गति प्रदान करें। वास्तव में यह अगर देखा जाए तो यह कहा गया है, बहुत सारे विद्वानों ने यह बताने की कोशिश की है कि समाज रूपी शरीर, अगर हम समाज को एक शरीर माने तो समाज रूपी शरीर का ब्राह्मण जो है वो मुख थे, क्षत्रिय उसकी भुजाएं थीं और वैश्य उसकी जंघा और मध्य भाग, जो कटिभाग जो है वो वैश्य थे और पैर उसके समाज रूपी शरीर के पैर शूद्र थे। तो शूद्रों को कम करके नहीं आंकना चाहिए। विद्वान लोग यह व्याख्या देते हैं कि जिस प्रकार कोई मनुष्य पैरों के बिना खड़ा नहीं रह सकता, इसी तरह से शूद्र के बिना जो है यह समाज नहीं टिका रह सकता। शूद्र जो है इस समाज के पैर हैं, बिना उनके यह समाज अपंग हो जाएगा। तो इस तरह की व्याख्या की जाती है। मित्रों, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्राह्मण इस सामाजिक संगठन में सबसे ऊंचे स्थान पर थे और अतः उन्हें स्वभावतः उन्हें शासकों का संरक्षण प्राप्त था तथा सभी वर्णों के लोग उनका सम्मान करते थे। उत्तर वैदिक काल आते आते हम देखते हैं कि जो ब्राह्मणों की स्थिति और अधिक मजबूत होती गई थी। तो मित्रों, आगे के कालों में हम धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में क्या स्थिति थी और फिर आगे चल कर के बौद्ध काल में क्या स्थिति हुई, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो ऋग्वेद काल में जो वर्ण व्यवस्था जिसने जन्म लिया, उस वर्ण व्यवस्था का धीरे धीरे विकास होता गया और वो उत्तर वैदिक काल में, सूत्र काल में, बौद्ध काल में और मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल में धीरे धीरे नया रूप ग्रहण करती गई। इस पर हम चर्चा करेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में भी ब्राह्मणों का वही कार्य था जो कार्य ऋग्वैदिक काल में था, अर्थात जो कि वेदों का ज्ञान प्राप्त करते थे। उनमें ऋत्विज कार्य करने की क्षमता थी, यज्ञ हवन इत्यादि वो कराते थे। यानी जितने तरह तरह के जो धार्मिक कर्मकांड वगैरह थे वो सब ब्राह्मण कराते थे। शिक्षा देने का काम ब्राह्मण करते थे
किंतु उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उच्चता के लिए या वर्चस्व के लिए ब्राह्मण और क्षत्रियों में संघर्ष आरंभ हो गया था, जो कि उस काल के साहित्य से स्पष्ट है। तो इस काल में ब्राह्मणों का एक तरह से देखा जाए तो ब्राह्मणों की जो प्रतिष्ठा थी वो धीरे धीरे अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी, जिसके कारण उनमें थोड़ा अभिमान भी आ गया था। उनका जो वर्ग था वो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था। इस काल के अंत तक ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों एवं शूद्रों ने धीरे धीरे जन्म के आधार पर अपना वर्गीकरण करना प्रारंभ कर दिया था। और शूद्रों में अधिकतर दास या दस्यु थे, तो उनकी स्थिति समाज में अन्य वर्णों से थोड़ी कमतर थी। ब्राह्मणों ने यह दावा करके कि केवल वे ही राजाओं को देवत्व प्रदान कर सकते हैं, उन्होंने प्रथम स्थान हासिल कर लिया था। यजुर्वेद एवं अथर्ववेद इत्यादि में हमें चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण वर्ण का वर्चस्व, जैसा कि मैंने अभी कहा, वो बढ़ रहा था। फिर भी अभी हम यह नहीं कह सकते कि जन्म के आधार पर वर्ण विभाजन प्रारंभ हो गया था, ऐसा नहीं था। तैत्तिरीय संहिता में लिखा है कि जो बहुश्रुत है वही ब्राह्मण है। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण में भी उल्लेख है कि व्यक्ति ज्ञान से ब्राह्मण बनता है, जन्म से नहीं। शतपथ ब्राह्मण में ही यह भी लिखा गया है कि जो मनुष्य यज्ञ करता है वह मानो प्रथम ब्राह्मण बनकर ऐसा करता है। इसी तरह से बहुत सारी जो संहिताएं वगैरह हैं, उन संहिताओं वगैरह में भी ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण आचार्य विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे, और तो इन सब का वर्णन है। आगे चल कर के हम देखते हैं उपनिषदों में भी, छांदोग्य उपनिषद में हमें सत्यकाम जाबाल की कहानी मिलती है, जो विद्या अध्ययन के लिए आचार्य गौतम के पास पहुँचे थे। और जब आचार्य गौतम ने जाबाल से उनके पिता का नाम पूछा तो उसने बिना किसी संकोच के उनको बताया कि जिन दिनों उनकी माता विभिन्न परिवारों में परिचारिका का काम किया करती थी, उन्हीं दिनों उनका जन्म हुआ था। अतः उनको ज्ञात नहीं था कि उनका पिता कौन है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण ऐसे विद्यार्थियों को भी शिक्षा देते थे जिनके कुल गोत्र के बारे में जानकारी नहीं रहती थी। जाबाल का उदाहरण आपके सामने है कि उसे नहीं ज्ञात था कि उसका पिता कौन है, तो जाबाल के कुल गोत्र का पता न होने पर भी आचार्य गौतम ने जाबाल को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। इसी तरह से इस प्रकार के और भी उदाहरण हमें मिलते हैं, जिसमें जो है हमें एलूश का उदाहरण मिलता है, और भी कई उदाहरण हमें मिलते हैं। लेकिन किसी को ज्ञान प्राप्त करने से, शिक्षा प्राप्त करने से या और किसी कार्य से रोका नहीं गया था। सूत्र काल में भी वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। सूत्र ग्रंथों में भी जो है वर्ण व्यवस्था का वर्णन हमें मिलता है। वो चाहे श्रौत सूत्र हो, गृह सूत्र हो, धर्म सूत्र हो, सभी में लिखा। अब जैसे धर्म सूत्र, गौतम धर्म सूत्र है, उसमें उल्लेख आता है कि राजा अन्य सबसे श्रेष्ठ होता है, किंतु ब्राह्मण उससे भी श्रेष्ठ होते हैं। अतः ब्राह्मणों का सत्कार करना राजा का कर्तव्य होता है। यदि कोई ब्राह्मण आ रहा हो तो राजा को उसके लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार से कात्यायन श्रौत सूत्र में लिखा है कि वैश्य और क्षत्रिय भी दीक्षित होने के बाद ब्राह्मण कहला सकते थे। और बौधायन धर्म सूत्र में लिखा है कि आपात स्थिति में ब्राह्मण भी क्षत्रियों की भांति शस्त्र धारण कर सकते थे। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि
ब्राह्मण, इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्ण व्यवस्था में अपनी श्रेष्ठता बनाए हुए थे, लेकिन वर्ण धर्म में आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन भी किया जा सकता था। तो यह बात भी सूत्र साहित्य से प्रकट होती है। तो वैदिक काल की समाप्ति के पूर्व ही शिल्प एवं कलाओं के आधार पर अनेक उपजातियां बन गई थीं। आर्यों के समाज में अनेक अनार्य एवं आदिम जातियों का प्रवेश प्रारंभ हो गया था। महाकाव्य काल में अगर हम देखें तो महाकाव्य काल यानी कि रामायण और महाभारत के काल में भी हम ये देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें मिलता है। वर्ण व्यवस्था में धीरे धीरे अगर हम देखें तो इस काल में, रामायण महाभारत काल में, जो ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था वो बढ़ गया था। उन्हें सर्वोत्कृष्ट माना जाता था। उसके बाद क्षत्रिय और वैश्य आते थे और शूद्रों की स्थिति जो है वो काफ़ी निम्न थी। अब महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि ब्राह्मणों को उनके आचरण के आधार पर ही ब्राह्मण कहा जा सकता है, और यदि शूद्र सदाचारी हो तो उसे भी ब्राह्मणत्व प्राप्त हो सकता है। मित्रों, तो वर्ण व्यवस्था का अगर हम देखें तो महाकाव्य काल में भी काफ़ी महत्व रहा था। महाकाव्यों में कई ऐसे व्यक्तियों का भी हमें उल्लेख मिलता है जिनके वर्ण का निर्धारण जो है वो कर्म के आधार पर हुआ था। अब उदाहरण के लिए हमारे सामने हम परशुराम का उदाहरण है, हमारे समक्ष विश्वामित्र का उदाहरण है। हम ये देखते हैं कि परशुराम जो है वो ब्राह्मण वर्ण में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उन्होंने क्षत्रियों की तरह शस्त्र उठाए थे और बहुत ही बड़े योद्धा के रूप में उनकी पहचान होती थी। इसी प्रकार से अगर हम विश्वामित्र को देखें तो विश्वामित्र पहले विश्वरथ नाम के राजा हुआ करते थे जो कि क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने अपने तपोबल के आधार पर तपोबल के द्वारा ब्राह्मणत्व या ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त की थी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि बहुत सारी घटनाएं इस तरह की हमें मिलती हैं जहां हम ये देखते हैं कि अपने वर्ण से अलग वर्ण के व्यवसाय को भी इन लोगों ने अपनाया। एकलव्य, कर्ण इत्यादि का प्रसंग महाभारत में आता है, जो कि हम ये देखते हैं कि इसमें कि सभी धीरे धीरे जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें धीरे धीरे कठोरता आ रही थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी वर्ण के मनुष्यों को वेदों एवं अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो ये अधिकार विशेष रूप से ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही था। तो 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व के बीच, जो कि मुख्य रूप से इस काल को हम कह सकते हैं कि बौद्ध काल के नाम से अभिहित किया जा सकता था। इस समय जो है बौद्ध धर्म का बोलबाला हो गया था, और तो इस काल में भी हम ये देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। इस काल में ब्राह्मणों एवं शूद्रों के भेद पर अधिक बल दिया जाने लगा। अब आपस्तंभ धर्म सूत्र के अनुसार ब्राह्मण शूद्रों का भोजन छोड़कर अन्य 3 वर्णों में भोजन कर सकता है। कुछ ब्राह्मण शूद्रा स्त्रियों से विवाह कर सकते थे और करते भी थे, किंतु ऐसे विवाहों को तिरस्कारपूर्ण देखा जाता था। भगवद गीता में भी जो है अगर 2 अलग अलग वर्णों के लोगों का विवाह होता था, उनसे जो संतान उत्पन्न होती थी उसको वर्ण संकर कहा जाता था। तो 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के बीच के काल में वर्ण व्यवस्था का आधार व्यक्ति के गुण एवं कर्म ही थे। इस काल में
ये काल बड़ा ही महत्वपूर्ण था। 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के बीच का जो काल था। और तो जाति का विशेष महत्व न था। सभी व्यक्तियों की अभिरुचि, बौद्धिक स्तर, सहज प्रतिभा और क्षमता एक जैसी नहीं हो सकती है। तो इसलिए स्वाभाविक था कि समाज में वर्गों का निर्माण होगा ही होगा। तो महाभारत में स्पष्ट लिखा है कि कर्मों के अनुसार मनुष्य विभिन्न वर्णों में बंट गए हैं। अब भगवत गीता की बात अगर हम करें तो भगवत गीता में भी लिखा गया है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। तो गीता के ही एक अन्य श्लोक में कहा गया है कि स्वभाव से उत्पन्न गुणों के आधार पर ही चारों वर्णों की रचना की गई है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि गीता में भी, भगवत गीता के समय में भी जो है गुण और कर्म पर ही बल दिया जाता था। गुण और कर्म के अनुसार ही वर्णों का निर्धारण होता था। अभी पूरी तरह से जन्म के आधार पर यह नहीं होता था। अब गीता के एक अन्य श्लोक में लिखा गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणैः है। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के कर्मों का विभाजन करके उनके अंतर्भूत गुणों और वृत्तियों के आधार पर ही किया गया है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का जो जन्म हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि कर्मों के आधार पर ही इनका विभाजन, गुण और कर्म के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। अतः कर्म विभाजन के सिद्धांत के आधार पर यह कहा जा सकता है कि परिस्थितियों के अनुरूप जैसे जैसे आर्यों के समाज और सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे समाज में चातुर्वर्ण्य का भी विकास होता चला गया। तो आगे के कालों में हम देखते हैं कि अब जैसे थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ रहा था। अभी हम महाभारत का आपको उदाहरण दे रहे थे। तो महाभारत में हालांकि यत्र तत्र जाति प्रथा के लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं, किंतु उसमें ऐसे भी कई उदाहरण हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि अच्छे कर्म करने से नीच वर्ण का व्यक्ति भी अगले जन्म में उच्च वर्ण में जन्म ले सकता है। मनुस्मृति के अनुसार अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, पवित्र रहना और इंद्रियों का नियंत्रण चारों वर्णों में समान धर्म या कर्तव्य हैं। तो कर्म के द्वारा मनुष्य जन्म के सिद्धांत पर निर्धारित अपने वर्ण को बदल सकते थे। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको विश्वामित्र और परशुराम का उदाहरण दिया। अब हम मौर्य काल की बात करें तो चूँकि अब 300 ईस्वी से पूर्व से 300 ईस्वी के बीच की बात कर रहे थे। मौर्य काल में हम देखते हैं कि मेगास्थनीज नाम का एक यूनानी यात्री चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने भारत की जनता को 7 जातियों में विभाजित किया है। दार्शनिक पहली जाति, मतलब वो 7 जातियों में भारत की जनता को विभाजित करता है। आप ध्यान से सुनिए। पहली जाति वो बताता है दार्शनिक, दूसरी किसान, तीसरी गोपालक, चौथी शिल्पी, पांचवी सैनिक, छठवीं ओवरसियर और 7वीं काउंसलर। तो निश्चय ही यह विभाजन व्यवसाय के आधार पर हुआ है। कौटिल्य एवं वशिष्ठ के कथनों से भी यह पता चलता है कि इस काल में जन्म के आधार पर वैवाहिक संबंधों पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए थे एवं समाज में अधिकतर व्यक्ति अपना पैतृक व्यवसाय करते थे। तो मेगास्थनीज के विभाजन को अगर हम देखें तो ये पूरी तरह से व्यावसायिक विभाजन था। वो व्यवसायों में और जातियों में फर्क नहीं कर पाया, अंतर नहीं कर पाया। तो कहने का मतलब इससे एक चीज़ का और अनुमान होता है कि संभवतः जाति प्रथा इतनी कठोर, अभी वर्ण व्यवस्था जाति प्रथा में परिवर्तित नहीं हुई थी पूरी तरह से, और उसमें अभी भी
गुण और कर्म को महत्व दिया जाता था और जन्म को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, हालांकि उसमें कठोरता आ रही थी। अब 300 ईस्वी से 700 ईस्वी के बीच में हम ये देखते हैं कि काफ़ी परिवर्तन आया वर्ण व्यवस्था में। इस बीच में जो ब्राह्मणों की स्थिति थी वो बहुत ही मजबूत हो गई। ब्राह्मणों का प्रभुत्व अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। तो मित्रों, ये जो काल था 300 ईस्वी से 700 ईस्वी तक का जो काल था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काल था और इस काल में ब्राह्मणों की स्थिति में मतलब उनके वर्चस्व में काफ़ी वृद्धि हुई, उनके प्रभुत्व में काफ़ी वृद्धि हुई। उन्होंने पूरे भारतीय समाज को 4 वर्णों में बांटने का प्रयास किया। स्मृतिकारों ने वर्णों को जातियों में परिवर्तित करने का प्रयत्न किया। उन्होंने वर्ण तो 4 ही माने, पर अन्य जातियों की उत्पत्ति इन्हीं 4 वर्णों के अंतर्वर्णीय विवाहों से बतलाई। तो इस काल में ये काल जो था वो गुप्त काल मुख्य रूप से हम कह सकते हैं था। तो इस काल में व्यक्ति साधारणतया अपने ही वर्ण में विवाह करते थे, अपने वर्ण में ही विवाह अच्छा माना जाता था। बहुत सारी विदेशी जातियां भी अब तक भारत में आ गई थी, यवन, शक, पहलव, कुषाण, तो ये सब जो जातियां थी वो भारत में, हूण, ये विदेशी जातियां थी। प्रशासन में भाग लेने के कारण इन्हें क्षत्रियों का दर्जा दे दिया गया। तो इससे स्पष्ट है कि इस काल में भी गुण और कर्म के आधार पर वर्ण निर्धारण की परंपरा कुछ अंशों तक विद्यमान थी। जाति प्रथा इस काल में व्यवसाय के चुनाव में बाधक सिद्ध नहीं हुई। ब्राह्मणों की भी उपजातियां इस काल में उन वेदों के आधार पर बनी जिनका वो पठन पाठन करते थे। अब जैसे जो यजुर्वेद का पाठ करते थे उनको यजुर्वेदी कहा गया, जो अथर्ववेद का पाठन करते थे वो अथर्ववेदी हो गए, जो ऋग्वेद का पठन पाठन करते थे वो ऋग्वेदी हो गए। तो इस तरह से ब्राह्मण जो थे वो जिन वेदों का पठन पाठन करते थे उनके आधार पर उनकी उपजातियां बननी प्रारंभ हो गईं। क्षत्रियों और वैश्यों का भी इस काल में यज्ञोपवीत संस्कार होता था। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि अभी भी गुप्त काल में भी थोड़ा बहुत गुण और कर्म अभी भी जो है वर्ण निर्धारण के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। हालांकि स्मृतियों में हम ये देखते हैं कि कुछ प्रतिबंध लगाए गए। अब जैसे कि जो ब्राह्मण थे वो समाज में उनको उच्च स्थान तो प्राप्त था और वो बहुत सारे काम करते थे, अध्यापक का काम करते थे, पुरोहित, न्यायाधीश, मंत्री वगैरह भी बन जाते थे ब्राह्मण। लेकिन कुकर्म करने पर निंदा का भागी तो बनता था, लेकिन उसे दंडित करने का प्रावधान नहीं था। ब्राह्मण शूद्र कन्या से विवाह कर सकते थे। क्षत्रियों का जो मुख्य कर्म था स्मृति काल में वो युद्ध करना ही था, देश की रक्षा करना था, और वैश्यों का कार्य कृषि, व्यापार, वाणिज्य, पशुपालन इत्यादि करना था। देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना और दृढ़ करना वैश्यों का कार्य था। लेकिन इस काल में जो शूद्र थे वो सबसे निम्न वर्ण के माने जाते थे और उनका कर्तव्य बाकी के 3 वर्णों की सेवा करना था। और धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि उनकी स्थिति में और गिरावट आती गई। अब जैसे कूड़ा करकट, शव उठाना इत्यादि भी जो है वो धीरे धीरे शूद्रों के काम में शामिल हो गए। तो इसी तरह से याज्ञवल्क्य स्मृति में हम देखते हैं कि ब्राह्मणों को शूद्र कन्या से अनुमति दी गई है, लेकिन ऐसे विवाह को अच्छा नहीं माना जाता था, इनका निषेध किया गया है। नारद स्मृति, विष्णु स्मृति
इत्यादि में भी जो है हमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। लेकिन अगर हम इनका अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि इन स्मृतियों में थोड़ा सा वर्ण व्यवस्था में कठोरता आती गई थी, और इसमें धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि जो शूद्रों की स्थिति थी वो कमज़ोर हो रही थी। तो गुप्तोत्तर काल में वर्ण शब्द जाति का पर्यायवाची हो गया था। अब 700 ईस्वी आते आते हम ये देखते हैं कि जो गुण और कर्म का स्थान था वो पूरी तरह से धीरे धीरे जन्म ने लेना प्रारंभ कर दिया था। क्या पूरी तरह से जन्म ने लेना प्रारंभ कर दिया। तो इसीलिए गुप्तोत्तर काल में वर्ण शब्द जो है वो जाति शब्द का पर्यायवाची हो गया, यानी कि वर्ण व्यवस्था अब जाति व्यवस्था में बदल गई। अब जन्म के आधार पर गुण और कर्म को छोड़ करके अब जन्म के आधार पर वर्ण को मान्यता दी जाने लगी। मुसलमानों के आक्रमणों के बाद रक्त शुद्धि पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया तथा खान पान व्यवसाय के चुनाव संबंधी नियमों को बहुत कठोर बना दिया गया। इस काल में अनेक ब्राह्मण जो थे उन्होंने क्षत्रियों का कर्म अपना लिया, यानी वो योद्धा बन गए, उन्होंने शस्त्र धारण कर लिया। इसी तरह से बहुत सारे ब्राह्मणों ने वैश्य वृत्ति अपना करके व्यवसाय करना और कृषि कार्य करना आरंभ कर दिया। शूद्रों की आर्थिक दशा इस काल में थोड़ी सुधरी गुप्तोत्तर काल में, और उन्हें उच्च पदों पर भी नियुक्त किया गया। पूत धर्म का अनुसरण करके वे हिंदू समाज के सदस्य होने के अधिकारी बन चुके थे। सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत नीचे जो व्यक्ति थे वे अंत्यज या म्लेच्छ कहलाते थे, और स्मृतियों में हम देखें तो कहा गया है कि म्लेच्छों से दूर रहने या उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखने की बात उनमें कही गई है। तो और उनकी गणना चारों वर्णों में नहीं की गई है। तो ये जो म्लेच्छ या अंत्यज थे ये शूद्रों से भी इतर व्यक्ति थे, चारों वर्णों में इनकी गणना नहीं होती थी। तो इस तरह से अगर हम ये देखें तो जो ये वृत्तांत है उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि गुप्तोत्तर काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो रही थी। इसी तरह से आगे चल के हम देखते हैं कि हर्षवर्धन वगैरह के काल में भी यही स्थिति बनी रही। अलबरूनी जब भारत में आया था, अलबरूनी ने अपनी भारत यात्रा के समय 10वीं शताब्दी में भारत यात्रा के समय उसने भी वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया है, और उसने लिखा है कि सभी वर्णों के अपने अपने कर्म निर्धारित थे, और राजा का यह कर्तव्य था कि वह किसी वर्ण को अपने कर्मों का अतिक्रमण न करने दे तथा अतिक्रमण करने वाले को दंडित करे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 10वीं शताब्दी तक जब भारत में मुस्लिम आक्रमण होने लगे थे महमूद गजनवी के, उन्हीं के साथ आया था अलबरूनी, तो उस समय तक वर्ण व्यवस्था जो है वो काफ़ी कठोर हो चुकी थी। और वर्ण व्यवस्था के इस विकृत रूप का जो सबसे अधिक दुष्प्रभाव पड़ा वो चौथे वर्ण के ऊपर पड़ा, शूद्र वर्ण के ऊपर पड़ा। और शूद्रों की आर्थिक स्थिति में यद्यपि थोड़ा उतार चढ़ाव आता रहता था, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। इस समय तक जो है वो एक और शब्द जुड़ गया था जो है वो भारतीय समाज में, जिसे चांडाल कहा जाता था। अस्पृश्यता का जन्म होने लगा था, और वर्णाश्रम का यही दूषित स्वरूप आगे चल करके भारतीय समाज के लिए बहुत विनाशकारी सिद्ध हुआ, बहुत ही, जिसने समाज को पूरी तरह से जातियों में बांट दिया। और हालांकि अब धीरे धीरे ये जो जाति के बंधन टूट रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी भारत के समाज में
भारत का जो समाज है इससे पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है। तो इस तरह से इस विवेचन से ये स्पष्ट हो गया होगा आपको कि वर्ण का आधार प्रारंभ में गुण, कर्म, संस्कृति, चरित्र और व्यवसाय थे। वर्ण का निर्धारण किसी व्यक्ति के नैतिक एवं बौद्धिक स्तर के आधार पर किया जाता था। जन्म का कोई महत्व नहीं होता था। वर्ण व्यवस्था आगे चल कर के धीरे धीरे जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई और जन्म को अधिक महत्व दिया जाने लगा। तो वर्ण व्यवस्था में एक वर्ण को दूसरे वर्ण से श्रेष्ठ नहीं समझा जाता था, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा इस बात पर निर्भर थी कि वह किस सीमा तक समाज की उन्नति में अपना योगदान करता है। वर्तमान काल में भी वर्ण का आधार किसी व्यक्ति का कार्य या उसकी कार्य क्षमता होनी चाहिए, न कि उसका जन्म। सभी को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में समान अवसर मिलना चाहिए और नैतिकता एवं न्याय का मापदंड सबके लिए एक ही होना चाहिए। आजकल सामाजिक न्याय की बहुत बात होती है। सामाजिक न्याय का अर्थ ये होता है कि जो वंचित हैं, पीड़ित हैं, यानी कि जिनको जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं पूरी तरह से, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज में अच्छा स्थान, सरकारी नौकरियां, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो कि सामाजिक न्याय के अंतर्गत आती हैं। तो ये इनसे किसी को वंचित नहीं होना चाहिए, इस तरह की बात आजकल की जाती है। हालांकि जो वैज्ञानिक लोग हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्यों में सहज मनोवृत्तियां, योग्यता, अभिरुचि, गुण आदि में भिन्नता होती है। सारे मनुष्य, जैसे कहते हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, कुछ न कुछ भिन्नता होती है। न तो सबकी बुद्धि एक जैसी होती है, न सबकी सोच एक जैसी होती है। योग्यता में भी फर्क होता है, शारीरिक बनावट में भी फर्क होता है, बल, बुद्धि, विद्या, विवेक, गुण, बोलचाल, भाषा, संस्कृति, सब में भिन्नता होती है। अतः हर व्यक्ति हर कार्य कर सकता है, यह कहना निश्चित रूप से गलत होगा। हर व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता, लेकिन इसका एक अर्थ ये भी है कि प्रत्येक व्यक्ति का समाज में अपना महत्व है। जैसे आप देखें कि सुई का कार्य सुई ही कर सकती है, तलवार का काम तलवार ही कर सकती है। तो इसलिए इसी तरह से अलग अलग योग्यता वाले व्यक्ति भी समाज के लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के पूरक हैं, सब में अन्योन्य आश्रित संबंध है, सब एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। तो इसलिए जन्म के स्थान पर अब योग्यता, बुद्धि, अंतःशक्ति आदि को विशेष महत्व देना चाहिए, तभी किसी समाज की उन्नति हो सकेगी। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको आज की यह चर्चा पसंद आई होगी। यह बहुत लंबा चौड़ा विषय है, इसके ऊपर महीनों व्याख्यान दिए जा सकते हैं। इसके बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे घटक हैं, लेकिन फिर भी संक्षेप में कुछ मिनटों में 30, 35, 40 मिनटों में इस विषय को समेटना बड़ा मुश्किल काम है। फिर भी हमने प्रयास किया। तो अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और इस विषय पर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए गुड डे। नमस्कार।